राजू जी देखिए, जब से आधुनिक न्यायशास्त्र का विकास हुआ है, शुरू से एक बात हमेशा कही जाती है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इस सिद्धांत को भारत की जो कोर्ट्स है वो हासिल नहीं कर पाई उस लक्ष्य को, लेकिन उसने हाल ही के दिनों में इसको थोड़ा सा बदल दिया। उन्होंने कहा कि इनजस्टिस डिलेड इज इनजस्टिस डिनाइड। तो ऐसा है कि आपको अन्याय करना ही है तो जितने जल्दी अन्याय कर सकते हैं आप कर दीजिए, इसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया में जाने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए, मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में, पूरे के पूरे कोर्ट्स के इतिहास में, न्यायशास्त्र के इतिहास में पहले बार ऐसा होगा कि किसी एक व्यक्ति का केस जो है इतने तेजी से दो कोर्ट से निकल गया, लोअर कोर्ट से और सेशन कोर्ट से। ये अपने आप में तो इनजस्टिस को अगर कोर्ट ने भी मान लिया भाई कि जस्टिस तो हम शीघ्रता से नहीं दे सकते, यानी दे ही नहीं सकते, तो क्यों नहीं इनजस्टिस को ही, इनजस्टिस अन्याय की प्रक्रिया को जो है वो बहुत तेज कर दिया जाए। अच्छा, अगर ये ऐसा फैसला, ये फैसला अपेक्षित है, हर कोई जानता था कि लगभग यही होगा। मतलब सही बात मुझे अगर पूछा जाए, अगर ऐसा नहीं होता तो मेरा तो मोदी और अमित शाह की ताकत पर से विश्वास ही उठ गया होता। मुझे तो लगता है कि ये कमजोर पड़ गए हैं क्या, क्योंकि पूरा का पूरा गुजरात का जो कोर्ट सिस्टम है, न्यायिक सिस्टम जो है, वहां पर इसी तरीके के सारे सरकार के पक्ष में ही, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही, आरएसएस के कार्यकर्ताओं के पक्ष में ही सारे के सारे फैसले आते हैं। यहां तक कि देखिए कि जब तक यह मामला, मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात की सीमा से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक राहुल गांधी को न्याय पाने की कोई उम्मीद नहीं करना चाहिए। अब तो हद तो यह हो गई है कि आप देखिए कि डीएलएफ और वाड्रा का जो केस था हरियाणा में, वहां भी हरियाणा सरकार ने एक एफिडेविट दे दिया है कोर्ट को और कहा है कि इसमें डीएलएफ की जमीन को लेके और जो ये जो मामला था, इसमें किसी भी तरह के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। ये हरियाणा सरकार कर रही, जहां पर बीजेपी ही काबिज है। तो हरियाणा में भी समझिए कि एक तरह से हद हो गई। चौंकाने वाली बात है कि कैसे वाड्रा के पक्ष में उन्होंने फैसला दे दिया है। तो कुल जमा पैसे की ताकत, राजनीतिक दबाव की ताकत, ये चलती रही, और इसको, इस विश्वास को जो है, ये आज फिर से गुजरात के दोनों कोर्ट्स ने जो है, सूरत की कोर्ट ने इसको बरकरार रखा है। तो ये तो मानना पड़ेगा। दूसरा जो आपका सवाल था अदानी वाला, देखिए ये बात जरूर है कि कारपोरेट जगत के सबसे बड़े प्रतिनिधियों में भारत के राजनेताओं का जब जब नाम लिया जाएगा तो उनमें लगभग जीवित लोगों में अब समझिए कि केवल शरद पवार ही है। एक प्रमोद महाजन हुआ करते थे, मुरली देवड़ा हुआ करते थे, कमल मुरारका हुआ करते थे। ऐसे बड़े बड़े लोग थे जो जो चंदा इकट्ठा करने में माने जाते थे, बड़े माहिर थे, और कॉर्पोरेट जगत उनके पास चल कर आता था। आज अकेले शरद पवार ही रह गए हैं। लेकिन शरद पवार को यह जरूर लग रहा है कि एक तरफ मैं अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता खोता जा रहा हूं, तो कम से कम मैं कॉर्पोरेट सेक्टर को तो अपने पास रखूं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों पहले उन्होंने जो बयान दिया था कि जेपीसी की मांग करना बेकार है, इससे अच्छा कोर्ट में जाइए वगैरह वगैरह, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण उन्हें जाकर शायद अपनी ये बात कहनी पड़ी वहां जाकर, और अपनी सफाई देनी पड़ी जब वो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिले थे। लेकिन दूसरा पक्ष भी है जहां पर शरद पवार की जड़ें जो है बहुत मजबूत है। शरद पवार को ताकत देने वाला जो क्षेत्र है वो आज भी कॉर्पोरेट सेक्टर है। उन्हें अगर महाराष्ट्र और बंबई में राजनीति करनी है तो कॉर्पोरेट सेक्टर को नाराज नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अदानी के साथ अब ये देखिए, एक खुलासा तो कब होगा या नहीं होगा, कायदे से तो शरद पवार को इस बात का खुलासा करना चाहिए कि भाई क्या बातें हुई। लेकिन ठीक है, उनको मजबूर नहीं किया जा सकता, क्या बातें हुई नहीं हुई। लेकिन हो सकता है कि वो अदानी को ये, मतलब ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, मैं बिल्कुल कयास ही लगा रहा हूं, हो सकता है कि पूरे पूरे गलत हो जाए। शरद पवार उनको आश्वस्त कर रहे होंगे कि वर्तमान मौजूदा स्थिति में हमें उनके साथ, विपक्ष के साथ जाना जरूरी है, लेकिन मैं कम से कम आपके साथ हूं। ये शरद पवार एक मैसेज अदानी को जरूर दे रहे होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि दिनों में बयान जरूर आएगा कि उनके बीच बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से बातचीत हुई। शरद पवार ने अपने बारे में कोई गलतफहमी अगर हुई होगी तो अदानी के मन से उसको दूर किया होगा। क्योंकि ये बात तो जरूर है कि अदानी इस हालत में भी एक ताकत तो अभी भी बने हुए हैं कॉर्पोरेट सेक्टर की, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। उनकी जो राजनीतिक पहुंच है आज भी किसी भी उद्योगपति से सबसे ज्यादा है। कम से कम राजनीतिक पहुंच के मामले में उन्होंने अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है। तो अदानी एक ताकत है, और इन सारी ताकतों को शरद पवार पहचानने में निश्चित रूप से बहुत ही माहिर है वो। जहां तक बदलाव की बात है, अब जो है राजनीतिक और कॉर्पोरेट ताकतें जो है धीरे धीरे बेनकाब होती जा रही हैं। शरद पवार भी अगर डबल गेम खेलेंगे वो भी बेनकाब होंगे। और जहां तक राहुल गांधी की बात है,
जिस बात को संसद के अंदर सीना ठोक कर मोदी ने कहा था कि मैं अकेला सब पर भारी, असली बात तो यह है कि इस समय राहुल गांधी सब पर भारी दिख रहे हैं। वे पैदल जा रहे हैं, वो जनता से जुड़ रहे हैं, वो उनकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। जितने वो सामान्य बनते जा रहे हैं उतने ही लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। यहीं पर जो है जो सिनेरियो बदलेगा, राजनीतिक सिनेरियो बदलेगा, तो वहीं से बदलेगा, सड़कों से बदलेगा। और देखिए, वैसे भी जिस सांसदी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या इस अवमानना के मामले में, खैर उन्हें अवमानना का तो केस लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन सांसदी बचाने की उनमें कोई दिलचस्पी अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा तो वैसे ही, राज्यसभा दोनों ही डिफंक हो चुके हैं। वहां बैठ के आप अपना केवल टाइम वेस्ट करेंगे, तो अच्छा है कि उतना समय आप सड़क पर गुजारिए। अब तो आपके पास कोई ऐसे घर वाली जिम्मेदारी भी नहीं है, आप सड़क पे निकल गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और परिवर्तन जो होगा, सियासत जो बदलेगी, नई करवट लेगी, वो सड़क से बदलेगी। अब मुझे ऐसा लगता है अब संसद से नहीं होगी, संसद डिफंक होती जा रही है। 24 के बाद वैसे भी मोदी जी का सपना है कि इस संसद, राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी की सजा के समांतर जो जनगणना वाली और इसकी जो बात हो रही है कि ओबीसी कितने हैं, क्या है, ये इसकी गणना की जाए। दरअसल इसका एक बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य कि जब ओबीसी या किसी भी वर्ग की गणना होगी तो केवल उनकी ही नहीं होगी, बल्कि और बहुत सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। क्योंकि किसी भी देश की योजनाएं बनने के लिए डेटा का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब जो अंग्रेजों की भी छोड़ी हुई जो श्रेष्ठ प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसको नेहरू ने कायम रखा था। पंचवर्षीय योजना का अब वही डाटा हुआ करता था जो रेगुलर बेसिस पे होता था। अभी दिक्कत यह है, मोदी सरकार के सामने एक और जनगणना वो क्यों नहीं कराना चाहते हैं कि जनगणना होगी तो बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो जाएंगी। ये पता चल जाएगा गरीबी का स्तर कितना नीचे जा चुका है, बेघर कितने लोग हो चुके हैं, कोरोना से कितने लोग मारे गए, महिलाओं की क्या स्थिति है, मजदूर, किसान, ये किस तरीके से एक नाकाम प्रशासनिक व्यवस्था जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8-9 सालों में दी है, वो पूरी की पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी। और जब ये बात लोगों के सामने आएगी तो अपने आप जिस मोदी का जो चरिश्मा है, उनका जो तिलस्म है, वो टूट कर बिखर जाएगा। इसलिए केवल ओबीसी वाला मामला अपने आप में जो है वो तो है ही, उसके साथ साथ बाकी भी सारा जो डेटा आएगा वो महत्वपूर्ण है। उसके कारण भारत के लोगों को पता चलेगा, जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के समय शाइनिंग इंडिया की जो सारी चमक उतर गई थी 2004 में, वैसा लोगों को पता चल जाएगा कि, और ये भी पता चलेगा कि डाटा रखना तो सरकार ने बंद ही कर दिया है। पिछले 3-4 सालों से बेरोजगारों का डाटा ही नहीं इकट्ठा किया जा रहा है, बेघर कितने हैं हमें नहीं मालूम। तो ये केवल एक ओबीसी तक ये मामला नहीं रुकेगा, मामला पूरे के पूरे एक समाज में जो आवश्यक जो डाटा है वो कलेक्ट हो जाएगा, और वही जो डाटा कलेक्ट होगा वो मोदी सरकार को पूरी तरीके से बेनकाब करेगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। राजीव जी। जी बिल्कुल।